वैसे इस देश में महिलाओं को हिस्सेदारी मिले या ना मिले, मगर मुकदमों में हिस्सेदारी जमकर मिलती है। जब पति और पत्नी के बीच आपसी झगड़ा है तो ऐसे में दहेज के लेन देन की बात कहाँ से आती है और लोग पुलिस कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो लोग यह तक भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। वह उसका चाचा है, ताऊ है। भले ही आपसी झगड़ा हो मगर मामला छेड़छाड़ का बन जाता है। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं जिसका दुरुपयोग ना होता हो, मगर किसी कानून को इसलिए कमज़ोर नहीं किया जा सकता कि उसको दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, कानून का दुरुपयोग करने में हम भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारत में समय समय पर ऐसे कानून अस्तित्व में लाए जाते हैं जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके, मगर जब कानून बनाए जा रहे थे तो कानून बनाने वाले व्यक्तियों ने भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिस कानून को वह पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बना रहे हैं, उन्हीं कानून का दुरुपयोग करते हुए एक दिन लोग एक दूसरे का शोषण करेंगे। राजस्थान पुलिस के एक स्टेटमेंट के अनुसार उनके यहाँ वर्ष 2020 में SC/ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों में 40% मामले फर्जी पाए गए। वहीं बिहार के दरभंगा में भी SC/ST कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों में 87% मामले फर्जी पाए गए। वर्ष 2017 में दरभंगा के नगर स्थित SC/ST थानों में 82 लोगों ने FIR दर्ज कराई, जिसके बाद कानूनी दावपेच और जांच के बाद पता चला कि उन दर्ज मामलों में से 87% मामले फर्जी हैं। जिस कानून का सहारा लेकर पीड़ितों को न्याय मिलता है, उसी कानून का सहारा लेकर कुछ लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भारत में एक जगह नहीं, अनेक जगह है जहां पर भारतीय कानूनों का दुरुपयोग होता है। राजस्थान के अजमेर जनपद के ब्यावर सर्किल एरिया में जब सभी थानों का रिकॉर्ड देखा गया और जांच की गई कि कितने मामले फर्जी हैं, तो उनमें से भी लगभग 36% मामले फर्जी पाए गए। भारत में कानून के अत्यधिक दुरुपयोग की वजह से परिवार भी खंडित हो रहे हैं। भारत में कानून का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा परिवार को तोड़ने के लिए हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता है तो पत्नी नाराज़ होकर अपने मायके पहुँच जाती है और मायके पहुँचकर अपने परिवार को अपना दुखड़ा सुनाती है। ऐसे में एक तरफा बात सुनकर परिवार के सदस्य अपनी बेटी या अपनी बहन को दुखी देख सीधे वकील से संपर्क करते हैं। ऐसे मामले में वकील को तो सीधे तलाश होती है अपने एक नए क्लाइंट की। वैवाहिक जीवन में महिला के साथ परिवार में घटित किसी भी घटना को दहेज से जोड़कर पुरुष और उसके परिवार को दोषी ठहराए जाने की मानसिकता ने भी महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए बने कानूनों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दहेज का कानून बना तो इसलिए था ताकि कोई भी परिवार महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित ना करे, मगर उसी कानून का पति और पत्नी के आपसी झगड़े के बीच भी दुरुपयोग हो रहा है। जब पति और पत्नी के बीच आपसी झगड़ा है तो ऐसे में दहेज के लेन देन की बात कहाँ से आती है। झगड़ा पति और पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव को लेकर है, मगर जब इस बीच मामला पुलिस थाने पहुंचता है या कोर्ट पहुंचता है तो वह दहेज की मांग में तब्दील हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब दो परिवारों का झगड़ा होता है या दो दोस्तों का झगड़ा होता है, पैसे के लेन देन के लिए अक्सर कोई झगड़े पुलिस थाने पहुंचते हैं, तो ऐसे मामलों में महिलाओं का भी नाम सामने आता है। जहां एक व्यक्ति का लेन देन का मसला होता है तो ऐसे मामले में फर्जी रूप से भी कई बार व्यक्ति अपने घर की महिला या लड़की को आगे करते हैं कि उसने पैसे मांगते वक्त मेरे घर की महिला के साथ छेड़छाड़ की या कोई गलत हरकत करने की कोशिश की। पुलिस भी पूर्ण रूप से पूरे मामले को समझती है और जानती है, मगर ऐसे मामलों में पुलिस भी कहीं ना कहीं हिचकती है। कई बार महिला के हंगामा करने की वजह से भी पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ती है। वैसे इस देश में महिलाओं को हिस्सेदारी मिले या ना मिले, मगर मुकदमों में हिस्सेदारी जमकर मिलती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में दहेज उत्पीड़न के लिए दर्ज मामलों में 10% मामले फर्जी पाए जाते हैं। यह तो मात्र एक आंकड़ा है जो कुछ केस पर स्टडी के बाद सामने आया है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। जब दो परिवारों का झगड़ा होता है और लोग पुलिस कंप्लेन करने के लिए जाते हैं तो लोग यह तक भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। वह उसका चाचा है, ताऊ है, या फिर उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य है या कोई अच्छा खासा रिश्तेदार है। यह सब संबंध भूलते हुए
आदमी सीधे फर्जी रूप से अपने परिवार के सदस्यों का भी नाम लिखवा देता है और सीधे आरोप लगाता है कि उसके घर की महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है। भले ही आपसी झगड़ा हो, मगर मामला छेड़छाड़ का बन जाता है। महिलाओं से जुड़े मामलों में भी पुलिस ऐसी नज़र आती है। कई बार देखने में आया है, पुलिस को पहले से ही इस बात की जानकारी होती है कि संबंधित व्यक्ति को गलत फंसाया जा रहा है, अर्थात महिला झूठ बोल रही है। जब पुलिस अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेते हुए जांच करने के उपरांत एफआईआर दर्ज करने के लिए कहता है, तो कई बार महिलाएं सीधे एसएसपी या एसपी से संपर्क करती है। इसके बाद एसएसपी तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे देता है। अब ऐसे में जिस व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया, किसी को सताया नहीं या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं की, उस व्यक्ति को कानून के दायरे में आना पड़ता है। मतलब उस व्यक्ति को पुलिस के पास पूछताछ के लिए जाना पड़ता है, अदालत में पहुंचना पड़ता है, अपनी गवाही प्रस्तुत करनी पड़ती है, अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है। देश की सर्वोच्च अदालत भी वर्ष 2005 में कानून के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दे चुकी है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है, जब दो परिवारों का झगड़ा होता है तो मामूली चोट भी आती है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को अधिक सताने के लिए कहे या ये कहे कि अधिक कार्रवाई के लिए कई बार अपने आप को भी चोटें पहुंचाता है। मतलब वह जब मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वह यह चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब मेडिकल चेकअप होता है तो एक पक्ष डॉक्टर से साठगांठ कर मेडिकल रिपोर्ट को अधिक मजबूत बनवाने का प्रयास करता है। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं जिसका दुरुपयोग ना होता हो, मगर किसी कानून को इसलिए कमज़ोर नहीं किया जा सकता कि उसको दुरुपयोग हो रहा है। आज भारत में कानून के दुरुपयोग की जो स्थिति है वह सब जानते हैं। कई बार थानों से बाहर ही रुपयों का लेन देन होता है। कई प्रतिष्ठित लोग भी फर्जी केस में फंसते हैं। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए सामने वाली पार्टी को एक अच्छी खासी मोटी रकम ऑफर करते हैं। भारतीय कानून के होते इस दुरुपयोग के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? भारत की न्याय व्यवस्था, आम नागरिक या पुलिस प्रशासन? हम सब आपसी दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है, कई व्यक्ति कई वर्षों तक भी जेल में रहे और बाद में निर्दोष साबित हुए। क्या जिस व्यक्ति ने निर्दोष होने के बावजूद भी जेल काटी, कई वर्षों तक जेल में रहा, क्या उस व्यक्ति के बीते वर्ष वापस आ सकते हैं? ऐसे में आप और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय कानूनों का दुरुपयोग ना हो। अगर आपको इस बात की जानकारी होती है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में आपकी और हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी व्यक्ति कानून का दुरुपयोग न कर पाए और किसी भी निर्दोष को सज़ा न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।